हम व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, और इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जीआईसी, यूपी जीआईसी में, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ आदि एग्जामों में। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों को सीमित का कार्य करती है? तो यह बेंथम का कहना है, जेएस मिल का है, केसी व्हीयर का है या डायसी का है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। तो यह है जेएस मिल का कहना। जेएस मिल ने कहा था कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो भारत में जो विधायिका है वो ब्रिटेन के नमूने के रूप में निर्मित हुई है, या अमेरिका के, फ्रांस के या जर्मनी के? तो भारत में जो विधायिका है वह ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। ऑप्शन ए सही है। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय संसद से है। संसद, भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनती है, और वो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि संविधान पर विदेशी प्रभाव जो पड़े हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो वह है भारत, चीन, पुर्तगाल या टर्की? तो वो है भारत। भारत जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। द्विसदन प्रणाली संघात्मक शासन का मुख्य लक्षण है जो भारत में विद्यमान है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका के संघीय व्यवस्था में राज्यों को समान महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक राज्य को द्वितीय सदन सीनेट में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जबकि भारत के द्वितीय सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। अन्य में है कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो यह बार्कर का कथन है, गार्नर का है, गिलक्राइस्ट का है या ब्राइस का है? तो यह ब्राइस का है। ब्राइस का कहना है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ब्राइस का कहना है। आधुनिक समय में नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थापिका कहा जाता है। जिस किसी व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। ब्राइस ने कहा है कि द्विसदनीय विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो वह संसदीय में पाई जाती है, अध्यक्षात्मक में पाई जाती है, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता जो है वो संसदीय शासन पद्धति में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मंत्रियों को अपने कार्यों का उत्तर विधायकों लोकसभा को देना पड़ता है। यह जवाबदेही सामूहिक होती है, अर्थात यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद पद त्याग देती है। नेक्स्ट है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है। तो कानून का सर्वमान्य स्रोत है परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म,
कानूनी टिकाएं या विधानमंडल। तो कानून का सर्वमान्य स्रोत जो है वो है विधानमंडल, ऑप्शन डी सही है। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा समवर्ती सूचियों में इसके लिए आवंटित अनेक विषय पर यह विधान बना सकती है। अवशिष्ट शक्ति चूंकि संसद में निहित है, अतः यह उन विषयों पर भी विधान बना सकती है जो विशेषतया राज्यों को न सौंपे गए हों। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। तो इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, दूसरा है प्रदत्त विधान की अवधारणा, तीसरा है शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और चौथा है शासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसमें प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और शासन की बढ़ती जटिलताएं, ऑप्शन सी है तीनों। यह आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। प्रदत्त विधान की अवधारणा का आशय हमारी संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका को प्रदत्त अधिकार से है। इस प्रणाली के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 73 में उल्लिखित है, शासन के क्षेत्र में कार्यपालिका को विशिष्ट ज्ञान होता है। कार्यपालिका को शासन में विशिष्ट सहायता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका शासन में सहयोग लेने के लिए अन्य विशेषज्ञों की भी मदद लेती है। प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को सहज करने के लिए कार्यपालिका तुरंत पहल करती है, जैसे ई प्रशासन के अवधारणा और प्रासंगिक विधियों को रद्द करना है। उपर्युक्त विकल्पों के अवलोकन में यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त है। जहाँ तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रश्न है, यह हमारे संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक सम्मिलित है। यह कार्यपालिका के सम्मुख एक आदर्श के रूप में है, न कि बाध्यकारी के रूप में। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन बी है यह कई राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कूले के अनुसार कि गणराज्यीय शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, ऑप्शन डी है बहुमत का शासन। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सही है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक कथन ए है और दूसरा कारण आर। कथन है कि 20वीं सदी के विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है और कारण आर है कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं।
तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है, जिसे कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका इन्हीं कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है। व्यवस्थापिका कुछ हद तक कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण भी रखती है, परंतु 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। विधानमंडल अब कानूनों पर स्वस्थ विचार विमर्श का स्थान न होकर संकीर्ण मानसिकता के प्रदर्शन और ओछी हरकतों का अड्डा बन गया है। अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं, जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को, कनाडा की संसद को, या भारत की संसद को? तो यह कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है क्योंकि यहीं से व्यवस्थापिका सभाओं के विचार का विश्व में विस्तार व प्रचार हुआ। ब्रिटिश संसद में सम्राट, लॉर्ड सभा तथा लोक सदन शामिल होते हैं। लोक सदन को प्रथम सदन तथा लॉर्ड सभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लॉर्ड सभा लोक सदन की अपेक्षा प्राचीन है। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव देना होगा तो ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल को पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।